औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम जी। कैसे हैं स्टूडेंट्स? उम्मीद है खैरियत से होंगे। तो आज हम जो है नाइन्थ क्लास की मैथमेटिक्स करेंगे, जो कि इसमें साइंस ग्रुप है और इंग्लिश मीडियम में ये बुक है। तो बहुत से बच्चों की डिमांड थी कि सर आप जो है नाइन्थ क्लास की जो मैथ है वो करवाएं। तो मैंने कहा चलें आज हम जो है शुरू कर लेते हैं। तो आज से जो है हम नाइन्थ के साइंस ग्रुप की मैथ जो है वो करेंगे। इसमें 1.1 जो है वो मैंने कंप्लीट करवा दी थी और इसका लिंक जो है वो मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। आज हम इंशाल्लाह इसकी जो एक्सरसाइज है वो 1.2 करेंगे। इसमें जो है सबसे पहले हमने मतलब मैं जब भी मैथ करवाता हूँ मैं सब बच्चों को यही कहता हूँ कि अगर उनके पास कॉन्सेप्ट आ गया है किसी भी क्वेश्चन को हल करने का, तो उसके लिए जो मैथ है समझ लें ऐसे ही है जैसे अगर मैं सिंपल में बताऊँ कि जैसे हलवा खाना होता है, ठीक है। तो क्योंकि उसको खाने में भी ज़ोर नहीं लगता इंसान का, और इसी तरह जो कॉन्सेप्ट है वो एक हलवे की मानंद है कि अगर वो आपको समझ आ जाए तो कॉन्सेप्ट आपके लिए ये सारे सवाल ऐसे होते हैं जैसे आप हलवा खा रहे हैं, ठीक है, इजीली, बिल्कुल आसान। तो मैं सबसे पहले आपको इसका जो है कॉन्सेप्ट दूंगा, फिर उसके बाद हम एक्सरसाइज की सॉल्यूशन करेंगे। तो इंशाल्लाह आपको जो है क्वेश्चन अच्छे से और ऐसे याद होंगे, ऐसे आपको इसका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा कि दोबारा आपको इंशाल्लाह भूलेंगे नहीं, ठीक है जी। तो अब यहाँ पे देखेंगे आप, तो इसमें उसने पहले क्वेश्चन में ही लिखा हुआ, कहता आइडेंटिफाई करना है हमने, यानी कि शनाख्त करनी है किसकी, यूनिट मैट्रिक्स की, रो मैट्रिक्स की, कॉलम मैट्रिक्स की, मैट्रिसेस एंड नल मैट्रिसेस। और क्वेश्चन नंबर 2 में भी ऐसे ही है, स्क्वायर मैट्रिसेस, रेक्टेंगुलर मैट्रिसेस, रो, कॉलम, आइडेंटिटी और नल मैट्रिसेस। इसी तरह क्वेश्चन नंबर 3 में भी है। तो हम सबसे पहले जो है इन मैट्रिसेस की एग्ज़ाम और इन मैट्रिसेस को पढ़ लेते हैं। कॉन्सेप्ट क्लियर जब आपका हो जाएगा तो इसे हल करना आपके लिए ऐसे होगा कि जैसे कुछ भी नहीं है। तो हम चलते हैं इसके जो है कॉन्सेप्ट की तरफ। इसमें सबसे पहला जो है वो है रो मैट्रिक्स। तो इस आपने बहुत ही ध्यान से इसको जो है समझना है। हम जल्दी करेंगे, सिर्फ कॉन्सेप्ट ले लेंगे ताकि हमें जो है मश्क हल करते हुए हमें ना भूलें, ठीक है जी। तो रो मैट्रिक्स ऐसी मैट्रिक्स होती है जिसमें रो यानी रो का मतलब है कतार, ठीक है जी। कतार मैट्रिक्स वाला कतार यानी कॉलम क्या होता है, कतार। तो कतार में आपको पता है सीधी जो लाइन होती है उसको कतार कहते हैं, सिंपल सी बात। यहाँ पे देखिए ये सवाल लिखा हुआ है 2 - 1 7, यानी इस पूरी रो में ऐसे लिखा हो तो उसको आप जो है वो कहेंगे आप कि ये जो है ये रो मैट्रिक्स है, ठीक है। चाहे तो आपके पास उसने यहाँ पे 2 और 1 ये लिखा हो, सिर्फ एक सीधी लाइन में लिखा होगा, लाइन में कतार में, उसको आप जो है रो मैट्रिक्स कहेंगे। कॉलम मैट्रिक्स, अ मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ कॉलम मैट्रिक्स इफ इट हैज़ ओनली वन कॉलम। वो मैट्रिक्स जिसमें कॉलम बना हो। जैसे कॉलम आपको पता है कॉलम क्या होता है, कोई भी हम जो है छत खड़ी करते हैं उसके नीचे जो कॉलम बनाते हैं उसको कॉलम कहते हैं, यानी सीधा ऐसे ऊपर से नीचे इस तरह से 1 2 3 मैं लिख दूं, इसको आप कॉलम कहेंगे, ठीक है, हाइट की तरह, ठीक है। यहाँ पे देखिए इसकी एग्जांपल भी उसने दी हुई है, ये देखें 2 0 1 1 0, ये इस ऐसे लिखने को आप जो है वो कॉलम कहेंगे, ठीक है। इसी तरह रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स में क्या है कि रेक्टेंगल आपको पता होगा, रेक्टेंगल यानी मुस्ततील। एक डिब्बा हो, फ़र्ज़ करें चाहे तो इस तरह से हो या फिर कोई भी जो डिब्बा है ज्योमेट्री में जो होता है इस तरह से, इस शेप को आप मुस्ततील कहते हैं, मुस्ततील, ठीक है जी। तो रेक्टेंगुलर जो होती है वो मुस्ततील शक्ल की होती है, इस तरह लंबाई में, या इस तरह से हो या इस तरह से हो, उसको आप जो है रेक्टेंगुलर कहेंगे, ठीक है। तो यहाँ पे देखें ये एक डिब्बा ही तो है
कि 1 2 3 1 1 2 2 1 3 इस तरह से उन्होंने लिखा, यानी एक साइड जो है उसकी लंबी होगी और दूसरी साइड छोटी होगी। सिंपल बात। ये देखिए, अब ये इसमें इस तरह ज़्यादा हिस्से हैं और इस तरह कम है। इसको कहते हैं जी रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स। ठीक है। इसी तरह स्केयर जो कि इसके नाम से ही वाज़ेह है, स्केयर मैट्रिक्स क्या होती है। स्केयर मैट्रिक्स मतलब स्केयर की तरह, यानी कि ऐसा डिब्बा। स्केयर होता क्या है, ऐसा डिब्बा जिसकी चारों साइडें एक जैसी होती है, इसको आप स्केयर कहते हैं। स्केयर मैट्रिक्स में यहाँ पे एग्जांपल में देख लें कि जितने हिस्से इधर होंगे उतने ही इधर होंगे। ठीक है। एक डिब्बे की तरह, जैसे यहाँ पे मैं लिख दूँ 1 2 3 4। ठीक है। एक ऐसे डिब्बे जितने आपके पास इधर हिस्से थे उतने ही इधर हिस्से हैं। ठीक है। तो इसको कहते हैं स्केयर मैट्रिक्स। ठीक है जी। जी। इसी तरह अब नल मैट्रिक्स। नल जबकि देखे ना, नाम से ही पता चल रहा है नल मैट्रिक्स, यानी कि ऐसा मैट्रिक्स जिसमें कुछ भी ना हो, कोई वैल्यू ना हो उसकी, नल हो बिल्कुल। इसी तरह ये ज़ीरो भी आगे उसने लिखा हुआ है, यानी यहाँ पे देखें ज़ीरो की कोई वैल्यू होती है, नहीं होती जी, कोई भी वैल्यू नहीं होती, उसको ज़ीरो मैट्रिक्स कहेंगे या नल मैट्रिक्स कहेंगे। कहता है आ मैट्रिक्स एम इज कॉल्ड आ नल और ज़ीरो मैट्रिक्स इफ़ ईच ऑफ इट्स इंट्रीज इज ज़ीरो। वो कहता है उसमें जो इंट्रीज हो, उसमें जो लिखा गया हो वो सिर्फ क्या हो, ज़ीरो हो। तो ज़ीरो 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 जितनी भी होंगी वो सारे के सारे नल मैट्रिक्स होंगे, ज़ीरो मैट्रिक्स होंगे। ठीक है। सिंपल बात। अब ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स, ये भी आप समझ लें क्योंकि इस एक्सरसाइज में हमें ट्रांसपोज लेना पड़ेगा। जी। A matrix obtained by changing the row into column or column into row of a matrix is called a transpose of a matrix। उसके कहने का मतलब है, ये देखें 1 2 3 4। वो कहता है कि जो रो होती है, रो आपको पता, मैंने अभी भी बताया कि ये जो इस तरह से लिखी होती, एक रो ये है, ये इस तरह से लिखी हुई, एक रो ये है जो इस तरह से लिखी हुई है। दो रो हैं इसमें और दो ही कॉलम है, एक ये कॉलम है एक ये कॉलम है। ठीक है जी। तो वो कहता है कि रो को इनटू कॉलम और कॉलम इनटू रो, यानी कि अगर रो को आप कॉलम बना दें या फिर कॉलम को रो बना देंगे तो उसको कहते हैं ट्रांसपोज, यानी कि ट्रांसफ़र करने के अमल को ट्रांसपोज कहते हैं। जैसे मैं यहाँ पे लिखूँ इसका अगर ट्रांसपोज लूँ तो ट्रांसपोज में ये होगा कि 1 और 2 यहाँ पे आ जाएगा, यानी जो रो है वो कॉलम बन गई, यहाँ पे नीचे भी रो है, ये 3 और ये 4, ये जवाब आ गया इसका। ठीक है जी। इसको कहते हैं ट्रांसपोज, रो कॉलम और कॉलम को रो बनाने को। जी। आगे यहाँ पे एक और एग्जांपल देख लेते हैं छोटी सी। 0 और 1 ये रो में लिखा हुआ है उसने, देखें इस रो को उसने आगे कॉलम बना दिया है, तो उसको कहते हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिक्स। अब मैट्रिक्स ऑफ नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स, नेगेटिव से पता चल रहा है कि माइनस। ठीक है जी। एक मैट्रिक्स हो उसको माइनस में कन्वर्ट कर देना, यानी अगर प्लस की रकमें सारी हैं तो उसको माइनस, इन सब के साथ क्या डाल देना है, माइनस डाल देना, उसको आप कहेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। देखें ए थी, ए के साथ उसने माइनस लगाया, सब को जो प्लस की थी ये 1 प्लस की है वो माइनस की हो गई, ये जो 2 था ये माइनस का था ये प्लस का हो गया, ये भी माइनस प्लस की थी ये माइनस हो गया, ये भी प्लस की थी ये भी माइनस। ठीक है। नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स उसे कहेंगे जिसमें सारी की सारी जो हमारे पास नंबर्स होंगे वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएंगे, उसको आप कहेंगे नेगेटिव ऑफ मैट्रिक्स। आगे सिमेट्रिक मैट्रिक्स, ये इसको थोड़ा सा आपने ध्यान से समझना है। वो कहता आ स्क्वायर मैट्रिक्स इज सिमेट्रिक इफ इट इज इक्वल टू दी ट्रांसपोज मैट्रिक्स ए, तो देन उसको कहेंगे सिमेट्रिक। बात समझ आइए। वो कहता है एक ऐसा, यानी कि जो सिमेट्रिक मैट्रिक्स और एक होता है सिक्यू सिमेट्रिक, ये दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं।
ये बात आपने अपने जहन में रखना है कि दोनों के दोनों स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। स्क्वायर मैट्रिक्स मैंने पीछे आपको बताया कि जो जितनी साइड ये होगी उतनी ही साइड ये होगी। अगर इस तरफ 3 वर्ड है तो इधर भी 3 वर्ड हो गए। पहली बात ये क्लियर होगी कि जो सिमेट्रिक या सिक्यू सिमेट्रिक होते हैं वो स्क्वायर मैट्रिक्स होते हैं। ठीक है जी। आगे वाली बात वो कह रहा है कि अगर कहीं पे आपको एक रकम दी गई हो, फर्ज करें m दिया गया है, यहाँ पे 1 2 3 2 0 2 -1 4 3 4 0 ये दिया गया है। अगर वो कहते हैं इसका ट्रांसपोज आप लें तो उसका जो जवाब है फिर से वही आ जाए, यानी m के इसमें वैल्यू ये है। अगर मैं इसका ट्रांसपोज लूँ, ट्रांसपोज मैंने आपको बताया है कि रो को कॉलम बना देना है और कॉलम को रो बना देना है। ठीक है, एक काम करना है। देखिए नीचे उसने इसका लिया हुआ है ट्रांसपोज, ये 1 ये 2 नीचे आ जाएगा, ये 3 नीचे आ जाएगा यहाँ पे। इसी तरह ये 2 इधर आ जाएगा, ये -1 यहाँ पे आ जाएगा, ये 4 यहाँ पे। देखिए सेम टू सेम दोनों रकमें एक जैसी हैं, तो देन इसको आप कहेंगे, ये जैसे इसने लिखा हुआ है ए ट्रांसपोज इक्वल टू ए, यानी कि ए का अगर ट्रांसपोज भी आप लें देन उसका आंसर फिर भी क्या होगा, ए ही होगा, चेंज नहीं होगा। उसको आप कहेंगे सेमिट्रिक। ठीक हो गया जी, इसको आप सेमिट्रिक कहेंगे। इसी तरह जो है आगे मैं आपको बताता हूँ इसका सिक्यू सेमिट्रिक। वो भी क्या होता है, वो होता है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स ही होता है जबकि इसमें जब ए कोई वैल्यू हमारे पास हो उसका ट्रांसपोज लिया जाए और फिर -a हो हमारे पास, तो उसको अच्छा मैं यहाँ पे ना इसको हल करके थोड़ा सा आपको स्क्यू सिमेट्रिक का हल कर बताता हूँ ताकि आपको जो है थोड़ा सा ज़्यादा क्लियर हो जाए। मकसद तो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करना है मेरा। देखें सिक्यू सिमेट्रिक क्या होता है जी। ठीक है जी, फ़र्ज़ करें यहाँ पे एक मैं रकम ले लेता हूँ 1 2 3 4। ठीक है जी, अब ये फ़र्ज़ कर लें ए हमारे पास है, मैंने इसका लेना है ट्रांसपोज। ए ट्रांसपोज ले लिया। ट्रांसपोज में क्या करते हैं, जो रो होती है उसको कॉलम बना देते हैं 1 2 3 4। ठीक है जी, ये आ गया ट्रांसपोज। अब इसी का आप ले लेंगे इसका आप ले लेंगे आगे, यहाँ पे मैं ले लेता हूँ -a। -a का मतलब वन इसके साथ भी माइनस, यहाँ पे 2 इसके साथ भी माइनस, यहाँ पे 3 इसके साथ भी माइनस और यहाँ पे 4 इसके साथ भी माइनस। ठीक है जी, अगर अगले स्टेप में मैं ऐसा करूँ कि a माइनस इक्वल टू, यहाँ पे माइनस में अगर कॉमन निकाल लूँ, माइनस इसका कॉमन निकाल लूँ, यहाँ पे आ जाएगा 1, यहाँ पे आ जाएगा 2, यहाँ पे आ जाएगा 3, यहाँ पे आ जाएगा 4। ठीक है जी, मैंने माइनस जो है वो बाहर कॉमन निकाल लिया है। अब ये वाली जो रकम है ये सेम टू सेम किसके इक्वल है, इस रकम के। और जो है हम लिख सकते हैं ए ट्रांसपोज इक्वल टू -a। ठीक है जी, ये इस तरह से जो है हमारा ये क्वेश्चन होता है सिक्यू सिमेट्रिक। ठीक है, तो अब आगे हम इसका देखेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। डायगोनल आपने जहन में रखना है, डायगोनल एक वितर, यानी कि वितर को कहते हैं डायगोनल। ठीक है, और वो वितर जो होता है ये आपने जहन में रखना है, इस तरह से होगा। ठीक है जी, इस तरह से वितर कहीं पे भी अगर इस शेप में, यानी इस तरह से आपने नहीं आना, आपने इस तरह से डायगोनल देखना है। अगर उसमें कोई हिंसा हो, बाकी सारे जो हैं वो ज़ीरो हों, कहता आ स्क्वायर मैट्रिक्स ए इज़ कॉल्ड अ डायगोनल मैट्रिक्स इफ़ एट लीस्ट एनी वन ऑफ द एंट्रीज ऑफ इट्स डायगोनल इज नॉट ज़ीरो एंड नॉन डायगोनल एंट्रीज आर ज़ीरो।
नॉन डायगोनल आर ज़ीरो। बाकी वो कहता सारी की सारी ज़ीरो हों, लेकिन एटलीस्ट एक जो एंट्री है वो डायगोनल में, एक वितर में, वितर आपको पता होगा किसे कहते हैं, वितर एक यानी तिरछी जो होता है उसको वितर कहते हैं। तो वितर में कम से कम एक ऐसी एंट्री हो जो ज़ीरो ना हो, ठीक है, वो कुछ भी हो उसको, लेकिन ज़ीरो ना हो, उसको आप कहेंगे डायगोनल मैट्रिक्स। यहाँ पे कोई भी देख लें, जैसे मैं यहाँ पे लिख देता हूँ 1 0 0 2, तो ये जो है ये भी डायगोनल है, क्योंकि इस वितर में इसके पास कोई ना कोई एंट्री वो है जो ज़ीरो नहीं है, ठीक है। बस ये बात आपने, डायगोनल मैट्रिक्स जब भी आएगा आपने जहन में रखना है, उसके वितर में कोई ना कोई हिस्सा होगा, ठीक है, ज़ीरो नहीं होगा। आगे स्केलर, स्केलर मैट्रिक्स, डायगोनल में और स्केलर में थोड़ा सा आपने ये फ़र्क देखना है कि इसमें स्केलर मैट्रिक्स वो होता है, इसमें होते तो वितर ही है, यानी कि स्केलर मैट्रिक्स में भी वितर शेप में कोई हिस्सा होता है लेकिन एक जैसा होता है। जैसे यहाँ पे 1 0 0 1, ये होता है स्केलर, यानी एक जैसा हिस्सा आता जाएगा। इसी तरह अगर मैं यहाँ पे लिखूँ 2 0 0 0 2 0 0 0 2, ठीक है, यानी इस वितर में इस तरह से एक जैसे हिस्से आए, उसको आप स्केलर मैट्रिक्स। आर डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड अ स्केलर मैट्रिक्स इफ ऑल दी डायगोनल एंट्रीज आर सेम। बात समझ आई, यानी सेम हो, बाकी सारी की सारी ज़ीरो हो, उसको आप स्केलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है जी। आगे आगे जी आइडेंटिटी मैट्रिक्स। आइडेंटिटी मैट्रिक्स ऐसा मैट्रिक्स होता है जहाँ पे इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं, ये भी आपने जहन में रखना है कि इसको यूनिट मैट्रिक्स भी कहते हैं आइडेंटिटी मैट्रिक्स को। आ डायगोनल मैट्रिक्स इज कॉल्ड आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स, यानी देखिए ना यहाँ पे लिखा हुआ है आइडेंटिटी यूनिट मैट्रिक्स इफ़ ऑल डायगोनल एंट्रीज आर 1। वो कहता है इसमें जितनी भी एंट्रीज होंगी वो 1 होंगी, ठीक है, और इसको डिनोट किया जाता है आई से, ठीक है। आपको वैसे पता भी होगा, खैर आई इक्वल टू हमेशा किसके होता है 1 0 0 1, इसके इक्वल होता है, ठीक है जी। कहीं पे भी वो इसकी वैल्यू पूछे आइडेंटिटी मैट्रिक्स की तो उसको आई से शो करेंगे, और उसका जो आंसर यानी कि उसकी जो वैल्यू होगी वो ये होगी, ठीक है। यानी कि जितनी भी एंट्रीज होंगी, लेकिन डायगोनल में यहाँ पे देखें लिखा हुआ है डायगोनल, वितर में जो होंगी एंट्री वो 1 होंगी, कोई और इंसान नहीं होगा, यानी 2 2 2 नहीं होगा। अगर 2 2 होगा तो वो क्या होगा, वो स्केलर होगा मैट्रिक्स, ठीक है जी, स्केलर मैट्रिक्स होगा। आगे अब हम जो है इसका मशक की सॉल्यूशन की तरफ आते हैं डायरेक्ट, क्योंकि उसमें पहले क्वेश्चन में वो कहता है कि आप बताएं कि आइडेंटिटी मैट्रिक्स कौन सा है, सॉरी आइडेंटिटी या यूनिट मैट्रिक्स कौन सा है। आगे वो कहता है रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स और नल मैट्रिक्स। तो ये मैंने 1 2 3 4 5 उसके जो है मैंने वो लिख लिए हुए हैं, हमने बताना है कि ये कौन सा मैट्रिक्स है। अब यहाँ पे देखें एंट्री जो है वो 0 0 0 0, मैंने आपको बताया था कि जिसमें सारी 0 0 0 हो जाएंगे वो कौन सा मैट्रिक्स होगा जी, वो नल मैट्रिक्स होगा, ठीक है जी। बस आपने इसके ये क्वेश्चन लिखा, नीचे आंसर में आपने ये लिख देना है नल मैट्रिक्स, तो आपका क्वेश्चन हल। ये इस तरह के क्वेश्चन जो होते हैं वो ज़्यादातर एमसीक्यूज़ में आते हैं, इसलिए मैंने आपको पहले कॉन्सेप्ट क्लियर करवाया है कि आप जो है, अब ये देखें आप खुद ये आंसर निकाल सकते हैं, ठीक है जी। ये देखें सीधी एक लाइन में उसने आंसर दिया, ये लिखा हुआ है मैट्रिक्स, तो आप बता सकते हैं सीधा सीधा उसको कि भाई ये जो है रो मैट्रिक्स है, ठीक है जी। इसी तरह ये देखें, ये भी ऐसे सीधा उसने एक ही कतार में लिखा हुआ है, ऊपर से नीचे लिखा हुआ है, तो इसको आप कहेंगे कॉलम मैट्रिक्स, सिंपल। ठीक है जी। अब ये इधर आ जाए, तो यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो d इक्वल टू 1 0 0 1, और उस डायगोनल में वितर में उसने यहाँ पे देखें A1 1 लिखा हुआ है। अगर एक और इंसान यहाँ पे होते हैं और भी, तो वो भी 1 होते हैं, और बाकी जो एंट्रीज थी वो 0 0 होती। हमें साफ पता चल रहा है कि यार 1 1 1 किस में होता है,
यूनिट मैट्रिक्स में होता है। ये आपको यानी कि मैंने अभी अभी बताया, ठीक है, ये इसका आंसर है। और आगे अगर आप देखें E=0, देखें इसमें जितनी भी एंट्रीज यानी एक ही एंट्री है वो भी 0 है, तो पता चल रहा है कि ये नल मैट्रिक्स है भाई, ठीक है जी। इस तरह से ये हमारा जो क्वेश्चन नंबर 1 था वो कंप्लीट हो गया। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में अगर आप देखें तो क्वेश्चन नंबर 2 में बी हो वो क्वेश्चन में देखें, इधर मैं आपको बुक में बता देता हूँ थोड़ा सा। कहता है फ्रॉम दी फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई करना है, शनाख्त करनी है हमने कि ये जो उसने एंट्रीज हमें दी हुई है, जो मैट्रिक्स हमें दिए हुए हैं, ये कौन से मैट्रिक्स है, ठीक है। एक तो पूछ रहा है स्क्वायर मैट्रिक्स है, वो पूछ रहा है रेक्टेंगुलर मैट्रिक्स है, रो मैट्रिक्स, कॉलम मैट्रिक्स, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, मैट्रिसेस और नल मैट्रिसेस, ये पूछ रहा है हमसे, ठीक है। तो हम उसको बताएंगे भी। ये जो है वो हमने पीछे पढ़ लिया है सारा। तो ये देखें, ये एक शेप बता रही है कि ये किस शेप में है। मैंने आपको बताया था एक साइड बड़ी होगी और एक छोटी साइड होगी, वो कौन सा होगा, मुस्ततील होगा, यानी रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स होगा। तो आपने इसके नीचे जो है वो लिख देना है रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स, ये जवाब आ गया जी इसका, ठीक है जी। इसी तरह अब ये देखें, ये ऊपर से नीचे एक ही एंट्री है, एक ही कॉलम बना हुआ है, हमें साफ पता चल रहा है। तो आप इसको जो है वो लिख सकते हैं कॉलम मैट्रिक्स, ठीक है जी। आगे अब ये देखें, अगर आप इस तरह से देखें, एक जैसे हैं, इस तरह से देखें, यानी कि अगर इधर 2 हिस्से हैं तो इधर भी 2 हिस्से हैं, ठीक है। एक किसकी शेप है, ये एक डिब्बे की शेप की तरह है, यानी स्क्वायर की शेप है। तो हम इसको लिख देंगे कि भाई ये जो है वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, जी। अगला क्वेश्चन 4, इसमें हमने देखना है, ये भी देखें कि यहाँ पे 1 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 1, यानी डायगोनल में जो एंट्रीज हैं वो क्या है 1 1, ठीक है जी। तो आपको मैंने बता दिया 1 1 1 1 जो एंट्रीज होती हैं वो आइडेंटिटी मैट्रिक्स या फिर यूनिट मैट्रिक्स, ठीक है जी। आगे अब इसको देखें कि यहाँ पे 1 2 यानी कि इस साइड पे ज़्यादा एंट्री है और इस साइड पे कम एंट्रीज़ हैं, ठीक है। साफ यानी कि हमें नज़र आ रहा है कि इधर कम है और नीचे को ज़्यादा एंट्री है। तो इसका मतलब ये हुआ ये इस डिब्बे की तरह जो मुस्ततील होता है, यानी रिक्टेंगल जो होती है इस तरह से है। तो रिक्टेंगल, इसको आप जो है रिक्टेंगुलर मैट्रिक्स कहेंगे, ठीक है जी। आगे जो है हमारा इसका पार्ट 6, इसमें देखें एंट्रीज है एक ही कतार में ऐसे सीधा रो शक्ल में है, तो इसको आप रो मैट्रिक्स कह सकते हैं, ठीक है। अच्छा, अब ये देखें, ये भी जो है सीधा नीचे की तरफ हमें बता रहा है कि ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है। तो ये सिंपल से हमें पता चल रहा है कि ये भी क्या है, कॉलम मैट्रिक्स है ये, ठीक है जी। अच्छा, अब यहाँ पे आ जाए, यहाँ पे देखें आप 1 2 3 1 2 3, ठीक है। नीचे को भी और इस साइड को भी एक जैसी एंट्रीज हैं, यानी कि शेप किस तरह की है, इस डिब्बे की तरह। तो ये स्क्वायर होता है ये डिब्बा, तो आप इसे कह सकते हैं कि ये जो है ये स्क्वायर मैट्रिक्स है, ठीक है जी। अच्छा, अब आगे 0 0 0 0 0 0 सारी 0 0 0 0, तो नल मैट्रिक्स, या फिर इसका दूसरा नाम जीरो मैट्रिक्स, ठीक है जी। दोनों में से एक आपने नाम यहाँ पे लिख देना है कि भाई ये नल मैट्रिक्स है, ठीक है जी। आगे अब हमारा क्वेश्चन नंबर 3
क्वेश्चन नंबर 3 में हम देख लेते हैं वो क्या कह रहा है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें पूछ रहा है क्या क्या चीज़ें। कहता फ्रॉम द फॉलोइंग मैट्रिसेस आइडेंटिफाई डायगोनल, स्केलर एंड यूनिट मैट्रिक्स। ठीक है, इसमें 3 मैट्रिक्स हमें पूछ रहा है। जहन में आपने रखना है जो डायगोनल है, जो स्केलर है और जो यूनिट है। जो डायगोनल मैट्रिक्स होता है उसमें आपको पता है इस वितर में, जैसे यहाँ पे मैं लिखूँ 1 0 0 2 और फिर मैं यहाँ पे लिखूँ 0 0 3, यानी कि इस साइड में ऐसे कोई ना कोई हिस्से होंगे लेकिन एक जैसे नहीं होंगे, और जिसमें एक जैसे होंगे यानी 1 1 1 वो यूनिट होगा। अगर कहीं पे ऐसा होगा कि यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ पे भी 2 है, या यहाँ पे भी 3 3 3 5 5 5, तो उसको आप कहेंगे स्केलर मैट्रिक्स। यूनिट मैट्रिक्स में मैंने बता दिया 1 1 1, हर दफ़ा 1 ही होगा, यूनिट मैट्रिक्स उसे कहेंगे। ठीक है, तो मैंने ये लिखे हुए हैं तो आपने जी इसमें सॉरी मैंने ये क्वेश्चन नंबर जो है 4 लिखा हुआ है मैंने। तो ये जो यहीं पे बुक पे बता देता हूँ, क्योंकि ये असल में ये मैंने नहीं लिखा क्वेश्चन, वो इसलिए नहीं लिखा क्योंकि इसमें बहुत आसान था, इसलिए मैंने इसको छोड़ दिया था। मैंने क्वेश्चन नंबर 4 जो है वो आपके लिए लिखा था। इसको चले बुक के ऊपर मैं आपको बता देता हूँ। क्लियर करना मकसद हमारा, कॉन्सेप्ट आपका वैसे भी क्लियर हो गया होगा, मुझे इतना यकीन है कि मैंने बहुत कोशिश की है कि आपका वैसे ही क्लियर हो जाए। ठीक है, अब ये देखें एक जैसी एंट्री है तो ज़ाहिर सी बात है, हमें पता चल गया कि भाई 4 4 4 5 5 5 3 3 3 डायगोनल में होगा तो वो क्या होगा, स्केलर होगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखें ये एक जैसी एंट्री नहीं है, लेकिन बाकी सारी एंट्री जो है वो ज़ीरो है। ये इस डायगोनल में है तो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे -1 है, एक जैसी एंट्री नहीं है, तो ये साफ पता चल रहा है कि ये डायगोनल है। ठीक है, अब यहाँ पे देखें 1 1, ठीक है, आगे भी होता तो 1 1 1 होता, तो 1 1 एंट्री है, बाकी सारे ज़ीरो हैं, तो हमें पता चल गया भाई ये यूनिट मैट्रिक्स है। ठीक है, इसमें आ जाए, इसमें देखें ये 3 है, यहाँ पे 0 है, अब ये भी एक जैसी एंट्रीज नहीं है तो ये डायगोनल होगा। ठीक है, 5 में से 3 निकालें 2, 1 में 1 2, यानी ये एक जैसी एंट्री, यानी कि इसका जो आंसर है वो ये है कि 2 0 0 2, एक जैसी एंट्रीज है तो ये स्केलर मैट्रिक्स है। ठीक है, तो ये था हमारा जो है सिंपल सी आइडेंटिफाई करने के लिए हमारी मैट्रिक्स। ठीक है जी, आगे क्वेश्चन नंबर इसका 4 है। खैर मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है 3, तो यहाँ पे 4 लिख लेते हैं। अच्छा, फाइंड द नेगेटिव ऑफ मैट्रिसेस ए बी सी डी एंड ई व्हेन, वो कहता है इसके ना जो है नेगेटिव मैट्रिसेस फाइंड करें, यानी फाइंड करके उसको बताने हैं, हल करके बताने हैं। तो हम करेंगे हल इसको, यानी मैंने आपको बताया कि नेगेटिव से साफ पता चल रहा है। पीछे मैंने जब आपको कॉन्सेप्ट दिया था, जिसने मेरे पीछे से वीडियो देखी उसे समझ आ रही होगी कि नेगेटिव मैट्रिक्स का मतलब ये जो हमारे पास रकम है जहाँ पे प्लस है वहाँ पे हमने माइनस लगा देना है। देखें कैसे हल करना है कि -a लिखेंगे तो क्या करेंगे आप, ये जो प्लस का है ये -1 लिख देना है। ये 0 तो वैसे ही होता है, ये ना प्लस का होता है ना माइनस का होता है, और ये माइनस का 1 है, ये प्लस का 1 हो जाएगा, तो हमारे पास ये जो है इसका आंसर आ जाएगा, सिंपल। ठीक है, कुछ भी इसमें और ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है। बी, अब इसको भी आपने क्या करना है, ये 3 जो है ये प्लस का है यहाँ पे, यानी जिसके साथ कोई साइन नहीं होता, ये आपने जहन में रख लें कि जिसके साथ कोई साइन नहीं होता उसके साथ प्लस होता है। अब ये प्लस का है तो आपने सारी की सारी जो एंट्रीज हैं उनके साथ माइनस लगा देना। ये इसके साथ यहाँ पे माइनस है तो इसको आपने जो है यहाँ पे प्लस का कर देना है, और यहाँ पे ये माइनस का कर देंगे और ये भी माइनस का कर देंगे आप, तो ये इसका आंसर आ गया, नेगेटिव मैट्रिसेस बन गया। उसने कहा खुद हमें इसको नेगेटिव मैट्रिसेस बनाए, तो हम बना रहे हैं जी। -c = माइनस का 2 हो जाएगा, माइनस का 6 हो जाएगा, माइनस का 3 हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा। ठीक है जी, ये जवाब आ गया इसका। यहाँ पे कोमा
डी इक्वल टू माइनस का डी कर देंगे इसे जी। अब ये दोनों, ये माइनस किया है, ये भी माइनस किया है, तो ये क्या हो जाएंगी जी, ये प्लस की हो जाएंगी, ये प्लस की है, ये माइनस की हो जाएगी, ये भी प्लस की हो जाएगी और ये माइनस की हो जाएगी। सिंपल सी बात है, ठीक है जी। आगे ई इक्वल टू, इसमें भी आपने ऐसे ही करना है, ये 1 प्लस का है, इसको आप माइनस का कर देंगे, ये माइनस का 5 है, इसको आप प्लस का 5 कर देंगे, ये प्लस का था, इसको माइनस का कर देंगे और ये भी माइनस का हो जाएगा और ये हमारा आंसर आ जाएगा। सिंपल, यानी साइन हमने चेंज कर देने हैं। अब ये नेगेटिव मैट्रिसेस बन गए हैं जी, ठीक है जी। बस इतनी सी बात थी। आगे जो है इसका क्वेश्चन नंबर हम करेंगे 5, क्वेश्चन नंबर जो है, और वो भी बहुत ही आसान, मैंने आपको पीछे भी बताया था कि यहाँ पे वो कहता है फाइंड द ट्रांसपोज ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस, ठीक है। मेरे पीछे से वीडियो आप देख सकते हैं दोबारा से, ट्रांसपोज जो होता है, मैंने चलो यहाँ पे भी थोड़ा सा बता देता हूँ कि जो रो कॉलम होगा उसको मैं रो बना दूंगा तो हमारा आंसर आ जाना है जी, ठीक है। और जो रो होंगी उसको कॉलम बना देंगे तो हमारा जो है ट्रांसपोज जो है वो आ जाएगा, ठीक है। कन्वर्ट करने को ट्रांसपोज कहते हैं। अब अगर मैं ये रकम लिखी हुई है, इसका मैंने लेना है ए ट्रांसपोज, इसके ऊपर आपने छोटा सा टी डाल देना है, ठीक है। टी डाल देना, इसका मतलब होता है कि आप ये जो ए है इसका ट्रांसपोज ले रहे हैं, ठीक है। अगले स्टेप में आप जस्ट ऐसा करें कि ये जो 0 लिखेंगे और जो 1 है वो इसके सामने यहाँ पे लिख देंगे, ये जो माइनस का 2 है ये आगे लिख देंगे, तो ये जो है इसका ट्रांसपोज ले लिया जी आपने, ठीक है। बस इतना सा काम है, यानी कॉलम था उसको आपने रो बना दिया, ठीक है। इज कॉल्ड अ ट्रांसपोज। बी में देख लें, बी के ऊपर छोटा सा आपने लाजमी ये टी डालना है, टी का मतलब होता है ट्रांसपोज, ठीक है। अब ये रो बनी हुई है, हम इसको क्या बना देंगे, कॉलम बना देंगे, यहाँ पे देखें, ठीक है। ये 5, यहाँ पे 1 और यहाँ पे -6, तो ये जो है हमारा इसका आंसर आ जाएगा, ट्रांसपोज ले लिया गया। इसी तरह आगे सी, आपने सी लिखना है और ट्रांसपोज लिखना है, इक्वल टू, यहाँ पे देखें ये रो है, इसको मैं कॉलम बना रहा हूँ, ठीक है। 1, ये 1 आ गया और ये 2 आना है यहाँ पे, ठीक है। इसी तरह अब ये आना है यहाँ पर और ये -1 इसके साथ यहाँ पे आ जाना है। इसी तरह ये 3 जो है ये यहाँ पे आ जाना है और ये जो 0 है ये यहाँ पे आ जाना है। तो ये जी हमारा आंसर, ठीक है। सिंपल। ऐसे भी हो सकता था कि इस कॉलम को आपने रो बना देना, ये देखें 1 1 2 2 3 3, ये रो बन गई, ये कॉलम ये रो बन गई, दूसरा कॉलम भी रो बन गई, तो आंसर आ गया हमारा, ट्रांसपोज आ गया, ठीक है। डी ट्रांसपोज इक्वल टू, यहाँ पे 2 और 3, ये मैंने 2 लिख लिया और 3 नीचे लिख दिया। इसी तरह 0 यहाँ पे लिख देना है, रो है ना उसको कॉलम बना देता हूँ मैं, ये ले जी, ये जवाब आ गया इसका, सिंपल। ई ट्रांसपोज इक्वल टू, ये 2 ये 3 है जो ये नीचे आ जाएगा। इसी तरह ये -4 यहाँ पे आ जाएगा, ये 5 नीचे आ जाएगा इसके, तो ये इसका आंसर आ जाएगा, ठीक है। ट्रांसपोज हमने उसके रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दिया जी, ये हमारा आंसर आ गया। तो हमारा क्वेश्चन नंबर जो 5 था वो भी कंप्लीट हो चुका। आगे अब हम करेंगे इसका क्वेश्चन नंबर लास्ट, जो कि 6 के नाम से है, ये हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 6। इसमें अगर आप देखें तो इसमें ये है कि वेरीफाई दैट इफ़ ए उसने ये रकम दी हुई है, बी हमें ये दिया हुआ है, वो कहता है आप फाइंड करके दें, वेरीफाई करें। क्या करना है जी, वेरीफाई कि ए ट्रांसपोज फिर उसका डबल ट्रांसपोज वो इक्वल टू होता है ए के। वो कहता है साबित करें कि ये जो ए ट्रांसपोज फिर डबल ट्रांसपोज उसका लिया जाए वो फिर बी इक्वल टू किसके होता है, राइट हैंड साइड के। तो हम इसको और इसको भी हल करेंगे। यहाँ पे देखेंगे आप कि मैंने ए की वैल्यू ले लेता हूँ, यहाँ पे ए
इक्वल टू ठीक है जी। ए का मैं ले लेता हूँ ट्रांसपोज, ये मैंने ट्रांसपोज लिख दिया। ए का ट्रांसपोज का मतलब कॉलम को रो या रो को कॉलम, मैं रो को कॉलम बना लेता हूँ। 1 2 यहाँ पे आ जाएगा, 0 1 यहाँ पे आ जाएगा, ये इसका ट्रांसपोज आ गया। अब आगे वो कहता है इसको आपने फिर आगे इसी का ट्रांसपोज लेना है, तो मैं यहाँ पे फिर लिख लेता हूँ ए ट्रांसपोज ब्रैकेट फिर ऊपर ट्रांसपोज डबल ट्रांसपोज, यानी कि अब इसको मैं फिर ये और ये नीचे आ जाए, यहाँ पे रो है इसको मैं कॉलम बना रहा हूँ, और ये भी रो है इसको मैं कॉलम बना देता हूँ, ये ले, तो ये आ गया। अब देखेंगे कि ये जो ए था मेरे पास और ये सेम हुई है, ये देखें सेम टू सेम हो गई है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं हेंस लेफ्ट हैंड साइड इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, सिंपल सी ये बात थी। आगे इसका पार्ट 2 करेंगे। पार्ट 2 में भी यही चीज़ है कि वो कहता है बी ट्रांसपोज और इसका डबल ट्रांसपोज इक्वल टू होता है बी के। ठीक है, तो यहाँ पे मैं बी की वैल्यू लिख लेता हूँ 1 1 2 0, ये बी की वैल्यू है, इसका लेता हूँ ट्रांसपोज बी ट्रांसपोज, इसका जो ट्रांसपोज है ये रो है इसको मैं कॉलम बना रहा हूँ 1 1, और ये रो है इसको मैं कॉलम बना देता हूँ 2 0, ये ट्रांसपोज ले लिया इसका। ठीक है, इसी तरह अगर इसका फिर ट्रांसपोज लेना है बी ट्रांसपोज फिर ब्रैकेट ऊपर फिर डबल ट्रांसपोज, तो इसको अगेन से ये जो 1 और 2 है इसको मैं 1 और 2 कॉलम बना दिया, ये 1 और 0 है इसको 1 और 0 मैंने कॉलम बना दिया। तो अब ये देखते हैं बी के इक्वल है कि नहीं है, ये देखें ये और ये सेम हो गई है, तो आप उसको बता सकते हैं हेंस प्रूव्ड। ठीक है जी, प्रूव्ड हो गया कि ये जो लेफ्ट हैंड साइड है वो इक्वल टू राइट हैंड साइड है। ठीक है जी, तो ये थी हमारी एक्सरसाइज 1.2 जो कि कंप्लीट हो चुकी। आपका देखने का बहुत बहुत शुक्रिया जी। आप लोगों को अगर मेरी एक्सरसाइज ये बहुत अच्छी और अच्छे से समझ आई है तो आप अपने दोस्तों में अपने स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें ताकि ज़्यादा से ज़्यादा हमारे स्टूडेंट्स का दोस्तों का फ़ायदा हो सके जी। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज़।